नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोड एग्जाम में। तो यूपी करंट अफेयर्स को आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 300 प्रश्नों के माध्यम से हम लोग पूरे साल भर का यानी वर्ष 2019 का जनवरी से लेके 1 जनवरी से लेके 31 जुलाई तक जो है 300 प्रश्नों के माध्यम से कवर करेंगे, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश का कोई भी करंट अफेयर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो छूटने नहीं पाएगा। और कोई भी एग्जाम जो यूपी लेवल का होगा, उत्तर प्रदेश में होने वाली कोई भी परीक्षा, उसमें इससे बाहर प्रश्न आना मुश्किल है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर से नोट किए जाते हैं, जो मेरे द्वारा ही किए जाते हैं। तो इसमें सारे करंट अफेयर्स को समाहित कर लिया गया है और जनवरी से जुलाई तक का आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको अपडेट्स मिलते रहें। कोई ऐसा है आप में से जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको सारे वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम सेगमेंट। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जनवरी का जो सबसे बड़ा इवेंट हुआ था उत्तर प्रदेश में, यानी प्रवासी भारतीय दिवस। तो ये प्रवासी भारतीय दिवस कब से कब तक आयोजित हुआ था? 21 से 31 जनवरी तक। ये कौन सा संस्करण था? 15वां संस्करण था। देखिए क्वेश्चन इन्हीं में से इसी तरह से आता है। डेट पूछ सकते हैं, कौन सा संस्करण था और किस जिले में हुआ? तो ये वाराणसी में प्रवासी भारतीय दिवस का समारोह आयोजित हुआ था। अब इस प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन किसने किया था? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया था। प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? इसमें कई अतिथि थे, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, तो सबको अलग अलग जानना जरूरी है। मुख्य अतिथि थे इसके मॉरिशस के प्रधानमंत्री, जिनका नाम है प्रविंद जगन्नाथ। ये जो है इसके मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट थे। प्रवासी भारतीय दिवस के विशिष्ट अतिथि यानी जो स्पेशल गेस्ट थे जो है वो कौन थे? सांसद हिमांशु गुलाटी। ये कहाँ से हैं? नॉर्वे से हैं। तो उसके बाद प्रवासी भारतीय दिवस के सम्मानित अतिथि किनको बनाया गया था? सांसद कंवलजीत सिंह बख्शी, जो कि न्यूजीलैंड के सांसद हैं। तो इस तरह से जो है ये प्रवासी भारतीय दिवस में सारे अतिथि हो गए। अब इसका थीम अभी रिसेंटली के एग्जाम में पूछा भी गया था कि प्रवासी भारतीय दिवस 2019 की थीम क्या थी? तो नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका, ये जो है इसकी थीम थी। किस विश्वविद्यालय के द्वारा मेथी की एक नई प्रजाति विकसित की गई है? बहुत चर्चा में रही है अभी। तो नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या, पुराना नाम इसका फैजाबाद में था, तभी फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में आती थी। तो नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या द्वारा मेथी की एक नई प्रजाति विकसित की गई है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है नरेंद्र ऋचा मेथी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र ऋचा मेथी ये जो है हाई यील्डिंग वैरायटी है और सबसे बड़ी बात है कि ये किसी भी तरह के मौसम में उगाई जा सकती है। नरेंद्र मेथी जो खोजी गई है, नरेंद्र ऋचा मेथी, ये किस परियोजना यानी किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है इसकी खोज की गई है? तो इसका जो है खोज जो है भारतीय समन्वित मसाला शोध कार्य परियोजना के अंतर्गत इसका खोज किया गया है। पारदर्शी किसान सेवा योजना मोबाइल ऐप किस राज्य द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है? तो किसानों को जो है डीबीटी मतलब प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और अन्य सुविधाएं, ऋण माफी, ये सब के बारे में जानने में, साथ में मौसम का हाल और जितनी भी वैज्ञानिक तकनीकें हैं, उसके लिए एक पारदर्शी किसान सेवा योजना मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। आगे चलते हैं। 108 एम्बुलेंस जो कि पहले से उत्तर प्रदेश में चल रही है, काफी पहले से, इसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के 53 जिलों में कौन सी एक नई जो है एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की गई है? तो इसका नाम रखा गया है
मोबाइल हॉस्पिटल सेवा। ये क्या है? ये एक तरह की सचल एम्बुलेंस है जिसमें पूरे के पूरा जो है प्राथमिक उपचार और जरूरी चीजें सब हैं, डॉक्टर और स्टाफ ये जो है जगह जगह जाके 53 जिलों में गांव गांव तक जाके वहां कैंप करके वहां पर लोगों को उपचार प्रदान करेगी। तो इसका नाम क्या दिया गया है? मोबाइल हॉस्पिटल सेवा। उत्तर प्रदेश के सामान्य वर्ग के गरीब सवर्णों को 10% के प्रस्तावित आरक्षण के लिए कब प्रस्ताव जो है उत्तर प्रदेश कैबिनेट के द्वारा स्वीकृति दी गई थी? तो 10% सवर्ण आरक्षण जो है ये 18 जनवरी 2019 को जो है इसके लिए उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। सिटी बस टर्मिनल पर बसों के आने जाने के लिए रियल टाइम स्थिति जानने के लिए लखनऊ स्थित सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ने अर्बन मास ट्रांजिट कंपनी के सहयोग से कौन सा ऐप विकसित किया है? तो बस इतना ध्यान रखिए कि इस ऐप का नाम क्या है। अगर किसी को बसों की रियल टाइम स्थिति जाननी हो कि वो कहां पर चल रही है तो इस ऐप के माध्यम से देखा जा सकता है। इसका नाम है चलो मोबाइल ऐप, जो अभी प्रायोगिक तौर पे लखनऊ में लॉन्च किया गया है। इसके बाद ये उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों पे भी लॉन्च किया जाएगा। कानपुर में 19 जनवरी 2019 को आयोजित अखिल भारतीय आयुर्वेद सम्मेलन। तो पहला क्वेश्चन क्या हुआ? अखिल भारतीय आयुर्वेद सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ये कानपुर में आयोजित हुआ। कब आयोजित हुआ? 19 जनवरी को आयोजित हुआ। इसमें उत्तर प्रदेश में कहां पर शीघ्र ही एक आयुर्वेद विश्वविद्यालय बनाने के लिए घोषणा की गई थी। तो वो घोषणा जो है अब बजट में भी कन्वर्ट हो चुकी है। आयुर्वेद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में जो पहला बनेगा वो कहाँ बनेगा? बाराबंकी में। इसके लिए बजट में प्रावधान भी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा यानी टेक्निकल एजुकेशन जो है इसकी प्रगति को देखते हुए प्राविधिक शिक्षा विभाग ने केंद्र सरकार के द्वारा कौन सा अवार्ड प्राप्त किया गया है? तो केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा विभाग को यहाँ की प्रगति को देखते हुए स्टेट जेम अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया है। इसका नाम क्या है? स्टेट जेम अवार्ड, जो उत्तर प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा विभाग को दिया गया है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद कार्यालय में किस एक सेल या प्रकोष्ठ का शुभारंभ किया? तो इस सेल का क्या नाम है? स्टेट ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल, जहां पर जो है कौशल विकास की ट्रेनिंग के साथ ही साथ जो है प्लेसमेंट यानी वहां पर रोजगार के अवसर भी उत्पन्न कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में छात्राओं को तकनीकी शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना का नाम क्या है? तो तकनीकी शिक्षा जो विशेषकर छात्राओं के लिए है उसका नाम है सक्षम बालिका संपन्न परिवार योजना। सक्षम बालिका संपन्न परिवार योजना, इस योजना का नाम दिया गया है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 19-20 के आम बजट में कितने रुपए की व्यवस्था की गई है? तो ये क्या है? 111 करोड़ रुपए की बजट मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत किया गया। अब ये मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है? जब आयुष्मान भारत योजना जो है चल रही थी तो इसको अलग से लाने की क्या जरूरत पड़ गई? तो जो आयुष्मान भारत योजना है उसका जो एक क्राइटेरिया है कि कौन लोग उसमें लाभार्थी हो सकते हैं। किसी वजह से अगर कोई जरूरतमंद व्यक्ति उस क्राइटेरिया में नहीं आता है यानी उसका जो है आयुष्मान योजना के अंतर्गत इलाज संभव नहीं है, ऐसी दशा में मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत उसका इलाज किया जाएगा और ये उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किया है और उसके लिए 111 करोड़ रुपए का बजट इसी आम बजट में पारित किया गया है। प्रदेश में अब तक कितने किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड कितने किसानों को दिया गया है? 4.03 करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं। प्रदेश कृषि विकास दर के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो कृषि विकास दर के मामले में उत्तर प्रदेश का भारत में तीसरा स्थान है। कृषि विकास के मामले में उत्तर प्रदेश का भारत में तीसरा स्थान है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी क्या निर्धारित किया गया है? 1840 रुपए। पहले 1860 रुपए
किए जाने के लिए एक प्रस्ताव कैबिनेट ने पास किया था, लेकिन अंततः जो है 1840 जो है फाइनल है 2019-20 के सत्र के लिए। उत्तर प्रदेश में सामान्य धान और ग्रेड ए धान का एमएसपी क्या निर्धारित किया गया है, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सामान्य धान का एमएसपी 1750 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान का 1770 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट वर्ष में निर्धारित है। बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा अपने अगले शैक्षणिक सत्र यानी जो सत्र चालू हो गया है जुलाई से 19-20 में कितने प्राथमिक विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में संचालित करेगा। तो जो पहले से प्राइमरी स्कूल और उनसे रिलेटेड स्कूल हैं जो हिंदी मीडियम में चल रहे थे, उन्हीं स्कूलों में से 10,000 स्कूलों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और जो प्रक्रिया चल रही है। लखनऊ स्थित कैसरबाग बस स्टेशन से नेपालगंज जो नेपाल में है, तो यहाँ के लिए नेपाल के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय एसी बस सेवा जिसका नाम है एसी जनरथ बस सेवा का शुभारंभ किया गया। ये शुभारंभ कब हुआ? 20 फरवरी 2019 को ये शुभारंभ किया गया। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था पेंशन के उद्देश्य से किस योजना का शुभारंभ किया गया है? तो जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उनको वृद्धावस्था जैसी ही पेंशन दी जा सके उसके लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया गया है और इसका जो है जो उद्घाटन हुआ था वो उत्तर प्रदेश से ही हुआ था, जो हम अगले प्रश्न में देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का प्रारंभ कब किया गया? 15 फरवरी 2019 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन जिसका नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसका पुराना नाम क्या था? ट्रेन 18। तो वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ कब किया गया? 15 फरवरी 2019 को। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहां से कहां तक चलाई जाएगी? तो ये नई दिल्ली से बनारस, क्योंकि ये यूपी से रिलेटेड है इसलिए इसमें जो है ये जानना जरूरी है कि ये नई दिल्ली से बनारस चलेगी। इसी तर्ज पर एक और ट्रेन चलाए जाने की योजना है जो लखनऊ से होकर जाएगी। उत्तर प्रदेश में कितने कौशल विकास केंद्रों की स्थापना की जाएगी? तो उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 2700 कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जाने के लिए अभी हाल ही में अपनी मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है फागू चौहान को। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग में उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो उसमें 2 उपाध्यक्ष होते हैं, एक है हीरा ठाकुर और दूसरे हैं जसवंत सैनी। ये दोनों ही जो है उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग में उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। मुख्यमंत्री द्वारा लखनऊ में सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय मोटर कार रैली का शुभारंभ किया गया था। कब? 13 जनवरी को। ये मोटर कार रैली क्या है? इसमें अंतर्राष्ट्रीय शब्द क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि ये लखनऊ से होते हुए नेपाल, म्यांमार, बर्मा होते हुए फिर जो है वापस उत्तर प्रदेश में आना था, तो इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय मोटर कार रैली का नाम दिया गया था। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण माध्यम से कृषि निवेशों के किसानों को अनुदान के भुगतान में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? तो पूरे देश में डीबीटी के माध्यम से किसानों को भुगतान करने में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। अब हम उत्तर प्रदेश के कई सारे प्रथम स्थान देखेंगे जो आपको याद करना है। ग्राम विकास परियोजनाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रथम पुरस्कार ये भी उत्तर प्रदेश को दिया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के आधार पर सर्वाधिक जन भागीदारी के लिए प्रथम पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये भी उत्तर प्रदेश को ही दिया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के आधार पर सर्वाधिक जन भागीदारी का पुरस्कार ये भी उत्तर प्रदेश को ही दिया गया। ये फर्स्ट नंबर पे था। आगे देखते हैं, कौशल विकास नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। राज्य स्वास्थ्य नीति यानी स्टेट हेल्थ पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ये भी उत्तर प्रदेश है। ई प्रोक्योरमेंट में यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो है परचेजिंग करने में प्रथम एवं बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया है? तो ई प्रोक्योरमेंट और बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट पुरस्कार भी उत्तर प्रदेश को ही दिया गया है।
ई मार्केट प्लस पोर्टल, जिसको जेम कहते हैं। जेम क्या है? एक जो है ऑनलाइन पोर्टल है भारत सरकार का, जहां से जो है सीधे सीधे जो है बिना किसी टेंडर के, बिना किसी कोटेशन के सरकारी खरीदारी की जा सकती है। तो और ये जो है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए खरीदारी में एक एकीकृत पोर्टल बनाया गया था, जेम। तो जेम पर सर्वाधिक खरीदारी करने के लिए जेम टॉप बायर, यानी जेम से सबसे ज्यादा खरीदारी करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। बीएनसी घटक यानी बेनिफिशियरी एलईडी कंस्ट्रक्शन, बेनिफिशियरी एलईडी कंस्ट्रक्शन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? इसमें भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। ई टेंडरिंग प्रणाली में यानी ऑनलाइन टेंडरिंग में 100% कार्यान्वयन हेतु प्रथम पुरस्कार, ये भी उत्तर प्रदेश के ही खाते में गया है, यानी ई टेंडरिंग में भी उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पे है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? इसमें भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। सूक्ष्म लघु व मध्यम योजनाओं की स्थापना में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। यानी एमएसएमई जो सेक्टर है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों का, तो उनकी भी स्थापना में उत्तर प्रदेश का जो है प्रथम स्थान है। अब किन किन के उत्पादन में है ये भी देख लेते हैं, पूछा जाता है। खाद्यान्न, गेहूं, गन्ना, आलू, हरी मटर, दूध, आम, आंवला, इन सभी प्रोडक्ट्स के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। प्रधानमंत्री आवास योजना कौन सी? ग्रामीण और शहरी दोनों। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के अंतर्गत आवास बनाने में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो ये सब उत्तर प्रदेश की उपलब्धियां हैं जिसके लिए जो है केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जापानी इंसेफ्लाइटिस व अन्य संचारी रोगों के विरुद्ध कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया है? तो ये दस्तक अभियान है, जो 2 वर्ष पहले भी प्रारंभ किया गया था और उसका जो है अगला चरण इस साल जो है चल रहा है। दस्तक अभियान एवं संचारी रोग नियंत्रण अभियान, या इसको पखवाड़ा भी कहते हैं, कब से कब तक चलाया गया? तो ये 1 जुलाई से 31 जुलाई 2019 तक चलाया जा रहा है। अब ये कितने जिलों में चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के, ये भी एक प्रश्न है। तो गोरखपुर और बस्ती मंडल जो सबसे ज़्यादा जो है दिमागी बुखार से जो है पीड़ित इलाके हैं, इनके 7 जिलों में, और लखनऊ तथा देवीपाटन मंडल के 10 जिलों में जो है ये दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक नगर बस सेवा का शुभारंभ किया गया। तो पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर पहली बार इलेक्ट्रॉनिक नगर बस सेवा प्रारंभ की गई? तो ये आपको बताना होगा लखनऊ में, और डेट क्या थी? 10 फरवरी 2019। दोस्तों यहाँ पर डेट का बहुत ज़्यादा महत्व तो नहीं होता है, सबसे ज़रूरी है कि स्थान और इवेंट आपको याद रखना। 9 फरवरी 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किस कंप्यूटर पाठशाला का शुभारंभ किया गया? तो ये एक सचल कंप्यूटर पाठशाला है, मोबाइल जो है जिसका नाम है वर्ड ऑन व्हील। ये जो है पूरी एक गाड़ी है, उसमें जो है जगह जगह वो हर जिले में भ्रमण करके जो है कई सारी, और वहाँ पर लोगों को कंप्यूटर के प्रति जागरूक करेगी, जिसका नाम दिया गया है वर्ड ऑन व्हील। तो ये नाम याद रखिएगा कि वर्ड ऑन व्हील जो है कंप्यूटर साक्षरता से संबंधित उत्तर प्रदेश का नया इनिशिएटिव है। अगला प्रश्न, ब्रेन टीबी, जो ब्रेन की टीबी यानी दिमागी टीबी हो जाती है, इसकी नई दवा जो खोजी गई थी, इसका नाम क्या है? फ्लोरोक्विनोन्स। पर रिसर्च एनालिसिस के लिए किसे एक्सीलेंस इन रिसर्च अवार्ड दिया गया? तो इस पे खोज के लिए डॉक्टर इमरान रिजवी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं न्यूरोलॉजी विभाग केजीएमयू लखनऊ के, उनको जो है एक्सीलेंस इन रिसर्च अवार्ड दिया गया। तो इस दवा का नाम भी आपको याद रखना जरूरी है, फ्लोरोक्विनोन्स। फ्लोरोक्विनोन्स इस दवा का नाम है। उजाला योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में दिसंबर 2018 तक कितने एलईडी बल्बों का वितरण किया गया? तो उजाला में जो है मुफ्त एलईडी बल्ब दिए जाते हैं। 3.4 करोड़ एलईडी बल्ब उत्तर प्रदेश में बांटे गए हैं। सौभाग्य योजना के अंतर्गत 22 माह में उत्तर प्रदेश सरकार ने रिकॉर्ड बनाते हुए
कितने नए बिजली कनेक्शन प्रदान किए गए हैं? तो उत्तर प्रदेश में सौभाग्य योजना के अंतर्गत 94 लाख नए बिजली कनेक्शन वितरित किए गए हैं। वेटलैंड रूल्स 2017 के अंतर्गत अधिसूचित होने वाला उत्तर प्रदेश का पहला वेटलैंड कौन सा है? तो वेटलैंड क्या होती है? आर्द्र भूमि। तो पहला वेटलैंड उत्तर प्रदेश का जो अधिसूचित हुआ है वो कौन सा है? गोरखपुर स्थित रामगढ़ ताल। इसको जो है वेटलैंड अधिनियम 2017 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में वेटलैंड के नाम से अधिसूचित किया गया है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार पे प्रदूषण मानकों का पालन न करने और गलत जानकारी प्रस्तुत करने के कारण जो है अभी हाल ही में 25 करोड़ रुपए का जुर्माना आरोपित किया गया है। आगे देखते हैं, देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे का निर्माण कहां पर किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। अब ये जो सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा कहां बनेगा? ये प्रयागराज से मेरठ तक होगा, जिसकी प्रस्तावित लंबाई कितनी है? 600 किलोमीटर। प्रयागराज से मेरठ तक निर्माण किए जा रहे एक्सप्रेसवे में किन किन नगर आएंगे? तो आपने ध्यान होगा पीसीएस में एक क्वेश्चन आया था कि कौन कौन से नगर जो है, उसमें दूसरा एक्सप्रेसवे पूछा गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। कहां से शुरू होगा? मेरठ से ये एक्सप्रेसवे शुरू होगा। मेरठ से अमरोहा, अमरोहा से बुलंदशहर, बुलंदशहर से बदायूं, बदायूं से शाहजहांपुर, शाहजहांपुर से फर्रुखाबाद, फिर कन्नौज, कन्नौज से हरदोई, हरदोई से उन्नाव होते हुए रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए ये प्रयागराज को जोड़ेगा। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पूरा रूट होगा इस प्रयागराज से मेरठ तक के एक्सप्रेसवे का, ये क्या होना चाहिए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो राजपथ पर परेड निकलती है उसमें उत्तर प्रदेश की जो है एनसीसी ने भी हिस्सा लिया था। तो उत्तर प्रदेश की एनसीसी को वहाँ कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो वहाँ पर 8वां स्थान प्राप्त हुआ था और 2018 के जो गणतंत्र दिवस का परेड था उसमें 4था स्थान प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश पौधारोपण महाकुंभ के अंतर्गत 2018 में 11 करोड़ पौधे लगाए गए थे। 2019 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ये आपको बताना है। 22 करोड़ 22 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य 2019 के लिए निर्धारित किया गया है। 69वां उत्तर प्रदेश दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो एक तो उत्तर प्रदेश दिवस समारोह है जो उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में उत्तर प्रदेश में ही मनाया जाता है 24 जनवरी को, लेकिन 69वां उत्तर प्रदेश दिवस समारोह यह आयोजित किया गया मुंबई में। मुंबई में भी इसका जो है मतलब प्रदेश से बाहर भी कहीं ना कहीं किसी स्टेट में होता है, तो इस बार मुंबई में हुआ। और ये कब मनाया गया? 24 जनवरी को ही मनाया गया। 69वां उत्तर प्रदेश दिवस जो था इसमें कौन मुख्य अतिथि थे? तो इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने शिरकत की। निर्भया कोष योजना जो केंद्र की परियोजना है उसके अंतर्गत सुरक्षित नगर परियोजना को में कितने शहरों में लागू किया जाएगा? तो ये सारे शहर कौन से हैं? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और लखनऊ। तो आपको इसमें क्या याद रखना है कि इस परियोजना में उत्तर प्रदेश का एकमात्र शहर चयनित किया गया है जो लखनऊ है, और लखनऊ में ये परियोजना प्रारंभ भी हो चुकी है। आगे, किस राज्य में गोवंशीय पशुओं में वर्गीकृत वीर या जो है सेक्स्ड सीमेन का उपयोग की योजना को मंजूरी दे दी गई है उत्तर प्रदेश में। यानी जो पशुओं का वीर या सीमेन को सुरक्षित रखा जाता है क्रायोजेनिक मेथड से, उसके उपयोग को मंजूरी दे दी गई है। एनएमजीसी इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की कार्यकारी समिति ने कितनी नमामि गंगे परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो 10 नमामि गंगे परियोजनाओं को अभी हाल ही में मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेट्रो रेल तथा हाई स्पीड ट्रेन के डिब्बों के अलावा एल्युमिनियम पर आधारित आधुनिक व हल्के डिब्बों का निर्माण किया जाएगा? तो रायबरेली में जो रेल कोच फैक्ट्री है उसमें एल्युमिनियम बेस्ड आधुनिक व हल्के डिब्बे भी बनाए जाएंगे। तो इसका सही उत्तर क्या है? रायबरेली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक नए हवाई अड्डे के परिसर का उद्घाटन किया गया? तो प्रयागराज में यानी पूर्व इलाहाबाद में कौन सा हवाई अड्डा है? बमरौली।
बमरौली में प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था। उत्तर प्रदेश सरकार और आइका इंडिया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कब किया गया? 19 दिसंबर 2018 को। अब ये समझौता ज्ञापन क्या है, इससे रिलेटेड हम बात जानते हैं। तो आइका इंडिया के और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच जो समझौता हुआ है वो किसके लिए हुआ है? इंटीग्रेटेड कॉमर्शियल परियोजना को लागू करने के लिए हुआ है, यानी एकीकृत कॉमर्शियल परियोजना को लागू करने के लिए आइका इंडिया और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच एक समझौता किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य में कौशल आविष्कार और नवाचार केंद्र यानी सेंटर फॉर स्किल इन्वेंशन एंड इनोवेशन स्थापित करने के लिए किनके बीच जो है सहमति या समझौता ज्ञापन हुआ है? तो ये समझौता ज्ञापन हुआ उत्तर प्रदेश सरकार और टाटा टेक्नोलॉजी के मध्य जो है। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर राज नारायण शुक्ला। इस तरह के प्रश्न जो है प्राय आते हैं, तो डॉक्टर राज नारायण शुक्ला को उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान का नया अध्यक्ष बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के फिल्म विकास परिषद का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो मशहूर जो हास्य अभिनेता राजू श्रीवास्तव को। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? प्रोफेसर श्याम नंदन को गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। उत्तर प्रदेश स्टेट फिल्म फेस्टिवल एंड सेमिनार, इसका आयोजन हुआ था उत्तर प्रदेश में। तो इसका उद्घाटन कब किया गया था? 9 मार्च 2019 को। और इसका आयोजन स्थल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेट पे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। आपको सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश स्टेट फिल्म फेस्टिवल एंड सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया था? लखनऊ में। लखनऊ मेट्रो का जो प्रथम चरण का उद्घाटन हुआ था, कहाँ से? एयरपोर्ट से मुंशी पुलिया तक। इसका शुभारंभ जो है नरेंद्र मोदी जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था। तो ये डेट क्या थी? 8 मार्च 2019। 8 मार्च यानी महिला दिवस के दिन। लखनऊ मेट्रो का लोगो किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो लखनऊ मेट्रो का जब लोगो बनाया जाना था तो उसके लिए कंपटीशन रखा गया था और सभी लोगों ने उसमें प्रतिभाग किया था। उसमें से पूजा यादव द्वारा जो बनाया गया डिजाइन था उसको लोगो के रूप में अपनाया गया। इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर दिया गया है। इसका नया नाम अब क्या है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय को अब जाना जाएगा प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज। ये इसका नया नाम हो गया है। उत्तर प्रदेश में 6 नए केंद्रीय विद्यालय यानी सेंट्रल स्कूल खोले जाएंगे। तो देखिए, आपको जिले भले याद ना रहे कि कहाँ पे खोले जाएंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखा है कि 6 नए सेंट्रल स्कूल खुलेंगे। कहाँ कहाँ पर? वाराणसी, फतेहपुर, हमीरपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी और आगरा। यहाँ पर जो है 6 नए केंद्रीय विद्यालय स्थापित होंगे। उत्तर प्रदेश में कंगारू मदर केयर योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 6 जून 2017 को कंगारू मदर केयर योजना का शुभारंभ हुआ था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने कंगारू मदर केयर स्थापित हैं? 170। ये जो है नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए जो है कंगारू मदर केयर स्थापित किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने सेंटर हैं इसके? 170 केंद्र स्थापित हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आने की संभावना भी है। के अंतर्गत पुरस्कृत 42 नगर, जिसमें 42 नगरों को पुरस्कृत किया गया था पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, तो उसमें से उत्तर प्रदेश के कितने शामिल हैं? 13 नगर, यानी 13 सिटीज जो है उत्तर प्रदेश की हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के अंतर्गत गार्बेज फ्री सिटी का सम्मान या पुरस्कार किस शहर को दिया गया है? गाजियाबाद को। 3 से 10 लाख की जनसंख्या की श्रेणी में, क्योंकि जो सर्वेक्षण होता है स्वच्छ सर्वेक्षण, इसमें सिटी की जनसंख्या यानी नगर निगम की जनसंख्या के आधार पर कई श्रेणियां बनती हैं। तो 3 से 10 लाख की जनसंख्या की श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ नगर किस कैटेगरी में? इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसको मिला? झांसी को। झांसी को इस श्रेणी में पहला पुरस्कार दिया गया। 3 से 10 लाख की जनसंख्या श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश का सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला नगर निगम का किसको चुना गया? मथुरा वृंदावन नगर निगम। महिला दिवस 8 मार्च 2019 के अवसर पर निर्भया योजना के अंतर्गत
उत्तर प्रदेश में कितनी पिंक बसों का संचालन प्रारंभ किया गया था? तो उत्तर प्रदेश पर इस अवसर पर यानी 8 मार्च को 25 पिंक बसें जो है चलाई गई थी। बागवानी उद्यमिता सेमिनार 2019 का उद्घाटन कब हुआ? 7 मार्च 2019 को। किसके द्वारा किया गया? दारा सिंह चौहान कौन है? मंत्री हैं वन एवं पर्यावरण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में लखनऊ की क्या रैंक है? तो लखनऊ की रैंक पिछले वर्षों से काफी गिर गई, 121वीं रैंक जो है लखनऊ को प्राप्त हुई। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत किन्हें शामिल किया गया? तो आप जानते हैं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना जो है, जो परंपरागत कारीगर हैं विभिन्न श्रेणियों के, उनके लिए प्रारंभ किया गया है। उसमें उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको औजार दिए जाते हैं और बहुत सारी और सुविधाएं दी जाती हैं। तो इसमें कौन कौन सी कैटेगरी हैं? दर्जी, सुनार, बढ़ई, नाई, मोची, कुम्हार, लोहार, राजमिस्त्री एवं हलवाई, इनको इसमें जो है शामिल किया गया है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक यानी मानव मिल्क बैंक जो है ये कहाँ पर? मानव दुग्ध बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया? ये KGMU यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के अंतर्गत स्थापित किया गया। यहाँ पर जो है मानव दुग्ध का जो है एक भंडार बनाया जाएगा जिसको सुरक्षित रखा जाएगा, और किसी जो है इमरजेंसी की स्थिति में, जैसे कई बच्चों की जो है माताएं जो है नहीं बचती हैं, ऑपरेशन के दौरान कुछ हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में मानव दुग्ध बैंक के माध्यम से नवजात शिशुओं को जो है उनका पालन किया जाएगा। किस योजना के अंतर्गत 298 करोड़ रुपए की लागत से गोमती नदी की सफाई की जाएगी? तो गोमती नदी को भी नमामि गंगे योजना के अंतर्गत जोड़ लिया गया है और इसके लिए 298 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं गोमती नदी की सफाई में। विगत 23 माह में स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 1,58,00,000 से अधिक बच्चों का नामांकन किया गया है। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। तो ये भी एक उपलब्धि है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमेठी में राइफल क्लास्को, जिसको AK-203 भी कहते हैं शॉर्ट में, जिस तरह से AK-47 राइफल होती है उसी तरह से AK-203, तो AK-203 की फैक्ट्री कहां पर उद्घाटन की गई थी? अमेठी में 3 मार्च 2019 को। देश का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला मानव रहित विमान, इसको नाम दिया गया है आर्या। ये 8 किलोग्राम का है। ये एक्चुअल में एक ड्रोन है जो 8 किलोग्राम का है और ये सर्विलांस के लिए यूज किया जा सकेगा। इसको IIT कानपुर के कुछ छात्रों ने मिलकर विकसित किया है, जो अभी उत्तर प्रदेश में जो उद्यमियों का जो है शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसको ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी नाम दिया गया था, तो उसमें इसका प्रदर्शन किया गया था। तो IIT कानपुर के छात्रों ने इसको मिलकर बनाया है। उत्तर प्रदेश में किशोरी दिवस का आयोजन कब किया गया? तो किशोरी दिवस को आप याद रखिएगा 8 मार्च, यानी जो महिला दिवस है उसी दिवस जो है किशोरी दिवस का भी आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया। गोरखपुर में बंद पड़ी धुरियापार किसान सहकारी चीनी मिल जो है, इसके स्थान पर अब वहां पर क्या बनाया जा रहा है? तो वहां पर एक बायोफ्यूल प्लांट लगाया जा रहा है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गोरखपुर में या उत्तर प्रदेश में कहां पर बायोफ्यूल प्लांट स्थापित हो रहा है? तो आपको बताना है गोरखपुर में। एक नया विकास खंड का सृजन हुआ है जिसके लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी है, तो हमारे जो विकास खंडों की संख्या है वो 1 बढ़ जाएगी। तो कौन सा ये विकास खंड है? भगवतपुर का। ये कहां पर है? प्रयागराज जिले में। तो ये भगवतपुर विकास खंड जो है नया विकास खंड है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पात्रता जानने के लिए हेल्पलाइन नंबर कौन सी है? तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको हम आयुष्मान भारत योजना के नाम से भी जानते हैं, अगर इसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए जो हेल्पलाइन नंबर यूपी में 1455 यानी 14,555 और 1800-111-565 ये जो है हेल्पलाइन के नंबर हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में कब से सभी नगर निगमों में संपत्तियों का
जितना भी नामांतरण होता है यानी जो संपत्तियों का ट्रांसफर होता है वो ऑनलाइन किया जाएगा। तो ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लागू हो गई है। 1 अप्रैल 2019 से जितने भी नगर निगम है उनमें कोई भी संपत्ति का हस्तांतरण होता है उसको ऑनलाइन दर्ज करना अनिवार्य हो गया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा दिल्ली में इनोवेशन गवर्नेंस से सम्मानित किया गया। किसको? तो ये उत्तर प्रदेश की हस्ती हैं प्रोफेसर विनय कुमार पाठक। कौन है ये? कुलपति हैं AKTU यूनिवर्सिटी अब्दुल कलाम आजाद जो यूनिवर्सिटी है तो उसके जो है कुलपति हैं। एक जनपद एक उत्पाद सम्मेलन, इसको अभी मैंने हाल ही में जो है बहुत डीप में आपको पढ़ाया है। तो ODOP का जो है एक सम्मेलन जो है आयोजित किया गया था 28 फरवरी 2019 को। ये कहां पर आयोजित किया गया था? ये आगरा जनपद में आयोजित किया गया है। राजकीय एलोपैथी मेडिकल कॉलेज फतेहपुर एवं प्रतापगढ़ का शिलान्यास मुख्यमंत्री द्वारा कब किया गया? तो फतेहपुर और प्रतापगढ़ यहाँ पर नए राजकीय मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। 27 फरवरी 2019 को इसका शिलान्यास मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। इसी तरह से राजकीय मेडिकल कॉलेज हरदोई और एटा का भी शिलान्यास हुआ जो कि 26 फरवरी 2019 को हुआ। ये सभी जो है नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जिसकी घोषणा जो है बजट में की गई थी। 25 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। एक तो इसको याद रखिएगा कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 25 फरवरी को। तो इनके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को चिन्हित किया गया? तो ये जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है कृमि मुक्ति का, इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 25 जिलों को चिन्हित किया गया है। कृमि दिवस को हम कैसे और कह सकते हैं? तो वेक्टर बॉर्न जो डिजीजेज होती हैं उनको एड्रेस करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में दिव्यांग जनों की पेंशन को बढ़ा दिया गया है। तो ये पहले कितना था? 300 था, अब 300 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 500 कर दिया गया है। सौभाग्य योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निःशुल्क कितने कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे या किए गए? 74 लाख जो है निःशुल्क बिजली के कनेक्शन सौभाग्य योजना के अंतर्गत दिए गए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जिसको PM किसान योजना के नाम से जानते हैं का देशव्यापी शुभारंभ कब किया गया? तो इसका देशव्यापी शुभारंभ 24 फरवरी 2019 को किया गया। उत्तर प्रदेश की ही धरती से हुआ यानी गोरखपुर जिले में जो है इसका शुभारंभ किया गया था। उत्तर प्रदेश में किस योजना के अंतर्गत लघु एवं सीमांत परिवारों को 2000 रुपए की 3 समान किस्त सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी? तो ये वही योजना है जिसकी शुभारंभ की हमने बात की, यानी PM किसान योजना के अंतर्गत 2000 रुपए की 3 समान किस्तें जो है किसानों के खाते में भेजी जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कांडला गोरखपुर जो 2757 यानी 2757 किलोमीटर लंबी LPG पाइपलाइन है, इसका शुभारंभ गोरखपुर से कब किया गया? तो इसका भी शुभारंभ 24 फरवरी 2019 को ही किया गया। स्थान याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि ये LPG पाइपलाइन कहां से कहां तक के लिए प्रस्तावित है? तो कांडला से गोरखपुर या यूं कह लीजिए गोरखपुर से कांडला तक, और इसकी लंबाई है 2757 किलोमीटर। कांडला गोरखपुर LPG पाइपलाइन के अंतर्गत कितने रुपए का व्यय आएगा? तो इसके व्यय के बारे में पूछा जा सकता है। एक बड़ी परियोजना है ये, 9000 करोड़ रुपए का व्यय आएगा। उत्तर प्रदेश में प्रमाणित बीजों पर अनुदान के लिए कितने रुपए की स्वीकृति की गई है? तो प्रमाणित बीजों पर जो अनुदान दिया जाता है, सब्सिडी दिया जाता है, उसके लिए उत्तर प्रदेश में 47 करोड़ रुपए का जो है प्राविधान किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ में कब 100 आधुनिक जीवन रक्षक एम्बुलेंस सेवा जिसको क्या कहा जाएगा? एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सिस्टम एवं 53 राष्ट्रीय सचल स्वास्थ्य इकाइयों का शुभारंभ किया गया। तो ये 53 राष्ट्रीय सचल इकाइयां 18 फरवरी को और साथ में ही जो है एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, इन सभी का उद्घाटन जो है 18 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश में किया गया। 2015 में साहित्य भूषण से अलंकृत किस साहित्यकार का निधन
19 फरवरी 2019 को हो गया। तो एक बड़ा नाम था उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश की बरेली में जो है प्रेजेंटली ये निवास कर रही थी डॉक्टर महाश्वेता चतुर्वेदी, जिनका जन्म इटावा जनपद में हुआ था, लेकिन जो है इनकी कर्म भूमि क्या है, बरेली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 19 फरवरी 2019 को IIT BHU यानी BHU का जो IIT है वाराणसी में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत बनाए गए किस सुपर कंप्यूटर का लोकार्पण किया गया। तो ये प्रश्न जो है बहुत ही संभावित है एग्जाम के लिए। तो ये पहला सुपर कंप्यूटर है जिसका लोकार्पण उत्तर प्रदेश में हुआ और ये IIT BHU में स्थापित किया गया है। इसका नाम क्या है, परम शिवाय। परम शिवाय जो है IIT BHU वाराणसी में स्थापित किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है इसका लोकार्पण किया गया था। अब ये जो परम शिवाय सुपर कंप्यूटर है इसको किस संस्था ने बनाया है, तो इसको जो है CDAC ने बनाया। CDAC आपने नाम सुना होगा, इसको फुल फॉर्म क्या होगा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDAC। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में जो है इसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, CDRI कहते हैं। तो CDRI द्वारा ड्रग डिस्कवरी रिसर्च में वर्तमान रुझान विषय पर 7वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का एक आयोजन किया गया था और इसका आयोजन कब किया गया ये पूछा गया है। 29 फरवरी 2019 को इस 7वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन CDRI लखनऊ द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश में किशोरी बालिकाओं के लिए कौन सी विशेष योजना का शुभारंभ किया गया, तो इम्पॉर्टेंट है, ये चर्चा में भी है। ये योजना है स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स SAG। अब इसके बारे में थोड़ा हम और आगे तथ्यों में जानेंगे। स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल योजना का शुभारंभ कब किया गया, तो ये 21 फरवरी 2019 को किया गया। अब इस योजना को किस विभाग के द्वारा जो है संचालित किया जाएगा, यानी इसका नोडल डिपार्टमेंट कौन सा है, यूपी में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा इस स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल का जो है सारा क्रियान्वयन किया जाएगा। राज्य स्तरीय स्वामी विवेकानंद युवा पुरस्कार वितरण समारोह एवं प्रांतीय रक्षक दल सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया, तो राज्य स्तरीय जो स्वामी विवेकानंद पुरस्कार है, युवा पुरस्कार, और प्रांतीय दल रक्षक सम्मेलन दोनों ही लखनऊ में किए गए। नितिन गडकरी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, इनके द्वारा बागपत मेरठ हाईवे व बागपत नगर के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास किया गया कब, 20 फरवरी 2019 को। हिंदी के किस जाने माने साहित्यकार एवं समालोचक का निधन 20 फरवरी 2019 को हो गया, तो बहुत ही चर्चित नाम है, उत्तर प्रदेश की हस्ती हैं डॉक्टर नामवर सिंह। इनकी कुछ पुस्तकें भी जो है पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन सी इन्होंने पुस्तकें लिखी, कौन कौन सी रचनाएं लिखी, क्योंकि कभी कभी जो है इस तरह से भी जो है कनेक्ट कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में सुपोषण पखवाड़ा कब मनाया जा रहा है या मनाया जा चुका है अब तो ये 8 मार्च 2019 से मनाया जा रहा है। पखवाड़े का अर्थ क्या होता है, 15 दिन का जो कोई आयोजन होता है उसको हम पखवाड़ा कहते हैं। सुपोषण पखवाड़ा मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, उत्तर प्रदेश किशोरियों की पोषण स्थिति का आकलन करना और उसमें सुधार करना, क्योंकि बहुत सारी जो है किशोरियों के लिए स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, तो उसके लिए ही ये सुपोषण पखवाड़ा जो है मनाया गया। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, सहकारी बंधु सम्मेलन, इसका आयोजन कब और कहां किया गया, तो इसका आयोजन मुख्यालय लखनऊ में ही 23 फरवरी 2019 को किया गया। सहकारी बंधु सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुआ, तो इसमें जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जो है प्रतिभाग किया। सहकारी बंधु सम्मेलन किस विभाग द्वारा आयोजित किया गया, सहकारी, इससे आप नाम से ही पकड़ सकते हैं, तो ये सहकारी से जुड़ा हुआ सहकारिता विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जो है इसका आयोजन किया गया। अमृत योजना, आप जानते हैं अमृत योजना एक केंद्रीय योजना है। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म की हम बात कर लें, अटल मिशन फॉर रिन्यूएशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ये जो है शहरी संस्थाओं का
शहरी जो ढांचा है उसका जो है पूरा रिजनरेशन करना, यानी पुनर्जीवनीकरण करने की एक योजना है, जिसको शॉर्ट में हम अमृत योजना के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने शहरों का चयन किया गया है, इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंतर्गत यानी अमृत योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 60 शहरों का जो है चुनाव किया गया। जब शहर हम बात करते हैं तो एक जिले में 2 शहर भी होते हैं, यहाँ जिले और शहर में अंतर है, क्योंकि शहर एक अलग इकाई है और जिला जो है एक अलग इकाई है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने शहर आच्छादित किए गए हैं? तो अब तक जो फाइनली आच्छादित किए गए हैं वो 12 शहर हैं, लेकिन लक्ष्य जो है उत्तर प्रदेश द्वारा 13 का उत्तर प्रदेश से लिए जाने का रखा गया था। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब किया गया? 5 मार्च 2019 को। ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन में डेट भी पूछी जा सकती है। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 5 मार्च 2019। मिशन गगनयान 2022 के लिए इको फ्रेंडली ईंधन, जिसका क्या कहा जाएगा? ग्रीन जेली। तो ये एक इको फ्रेंडली ईंधन है, ग्रीन जेली। इसको किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश की IIT कानपुर के द्वारा जो है इसको विकसित किया गया है। विकलांगता की संपूर्ण जांच एवं कारक का सटीक पता लगाने के लिए सोमोटाइप तकनीक के परीक्षण का कार्य किस विद्यालय को सौंपा गया है? तो एक ये बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें सोमोटाइप के आधार पर यानी क्रोमोसोमल मैपिंग के बेस पर जो है विकलांगता का सटीक कारण पता लगाया जा सकेगा। तो ये जो है रिसर्च का काम किसको दिया गया है? AME को, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दिया गया है। उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में अब तक करीब 13.5 लाख बच्चों को निमोनिया के टीके, निमोनिया को टीकों को क्या कहते हैं? PCV को आप साइंस के लिए जरूर याद रखिए। PCV का फुल फॉर्म क्या होता है? नोमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन लगाने के बाद प्रदेश के कितने जिलों में निमोनिया टीकाकरण अभियान का विस्तार किया गया? तो इतने तो टीकाकरण हो चुका है, यानी 13.5 जो है लाख टीकाकरण बच्चों को हो चुका है। अब 7 जिलों में जो है इसका और विस्तार किया गया है इस टीकाकरण कार्यक्रम का। ये 7 जिले कौन से हैं? बरेली, पीलीभीत, बदायूं, शाहजहांपुर, कासगंज, फर्रुखाबाद और कन्नौज। इन जिलों में जो है इस टीकाकरण का जो है विस्तार किया गया है। द मिलियन फार्मर्स स्कूल, आप जानते हैं इसको हिंदी में किसान पाठशाला भी कहते हैं। तो किसान पाठशाला कार्यक्रम के अगले 2 चरणों में कितने किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा? इसमें 10 लाख किसानों को जो चरण चल रहा है उसमें प्रशिक्षित किए जाने की योजना है। आगे देखते हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश के 3 विश्वविद्यालयों को कितने रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी? तो 3 विश्वविद्यालयों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाना है। इसके लिए कुल धनराशि कितनी दी गई? 92.90 लाख रुपए जो है उत्तर प्रदेश को मिले हैं। अब ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है इसकी स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश के 3 विश्वविद्यालय कौन कौन से चयनित किए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो CSJM कानपुर यानी छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अरबू फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो है वाराणसी। यहाँ पर जो है छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय लखनऊ लिख गया है, जो गलत है। यहाँ पर क्या आना चाहिए था? कानपुर आना चाहिए था। लखनऊ में स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस कार योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस जो है जो चिप बेस्ड बनते हैं वो 30 मार्च 2019 से बनना प्रारंभ हुए। देश के प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के कितने संस्थान शामिल हैं? तो इसमें राष्ट्रीय रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के 2 संस्थान हैं। SGPGI लखनऊ जिसको राष्ट्रीय स्तर पर 44वीं रैंक मिली है और KGMU लखनऊ जिसको 10वीं रैंक प्राप्त हुई है। KGMU लखनऊ के रिस्पायरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट के अध्यक्ष प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर सूर्यकांत को हरियाणा में अभी हाल ही में एक प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस अवार्ड का नाम क्या है? तो डॉक्टर या प्रोफेसर सूर्यकांत जो हैं इनको रॉबर्ट कॉक अवार्ड, कुछ लोग जो है इसको रॉबर्ट कोच अवार्ड भी बोलते हैं। तो ये इंग्लिश के उच्चारण की बात है, चाहे जैसे भी बोला जाए। आगे देखते हैं,
देश में शीर्ष मोबाइल उपभोक्ताओं वाला राज्य कौन सा है, यानी सबसे ज्यादा मोबाइल कनेक्शन वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। यहां पर जो मोबाइल कनेक्शनों की संख्या है वो कितनी है, 16.69 करोड़, यानी 16.5 करोड़ से ज्यादा जो है यहां पर मोबाइल कनेक्शन है। उत्तर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में संस्कृत और संस्कृति की पाठशालाएं किस संस्था के सहयोग से खोली जाएंगी या स्थापित की जाएंगी, चलाई जाएंगी? तो ये जो संस्कृत की पाठशालाएं हैं ये उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम के सहयोग से चलाई जाएंगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष द्वारा लिखित 2 पुस्तकें कौन सी हैं जिनका विमोचन हाल ही में राज्यपाल के द्वारा किया गया है? तो विधानसभा अध्यक्ष द्वारा लिखी पुस्तकें जो है मधु अभिलाषा और हिंद स्वराज का पुनर्पाठ, नाम याद रखिएगा, मधु अभिलाषा और हिंद स्वराज का पुनर्पाठ, ये जो है उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कब किया जाएगा? अगस्त 2019 में ये प्रस्तावित है। अब ये डेट आगे भी बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल जो है अगस्त 2019 में कहा गया था कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया जाएगा और इसका नाम भी बदल दिया गया है। इसका नाम क्या कर दिया गया है अब? अटल पथ। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के द्वारा किन किन जिलों को जोड़ा जाएगा? तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। भरतकूप से ये शुरू होगा। भरतकूप कहाँ पर है? चित्रकूट में। फिर बांदा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा, आगरा, लखनऊ। लखनऊ का मतलब लखनऊ एक्सप्रेसवे में ये जो है आगरा से कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से बुंदेलखंड एक्सप्रेस का ये पूरा रूट हो जाएगा जो पूछा जा सकता है। एक जनपद एक उत्पाद की योजना के अंदर कहां पर ढोलक व्यवसाय का केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ढोलक व्यवसाय अभी मैंने अपने ओडीओपी वाले वीडियो में आपको बताया था कि अमरोहा जो है एक प्रमुख केंद्र है जहां पर लकड़ी की ढोलकें बनाई जाती हैं। तो यहां पर इसको विशेष तौर पर जो है स्थापित किया जाएगा। किस राज्य में 2 करोड़ कृषकों को 10-10 पौधे वृक्षारोपण के लिए सरकार द्वारा दिए जाएंगे तथा इन किसानों को ऑक्सी इको कार्ड भी दिया जाएगा? यानी प्रत्येक किसान को 2-2 पौधे जो है दिए जाएंगे, साथ में ऑक्सी इको कार्ड भी दिया जाएगा और इन पौधों की जो रखवाली है, जिम्मेदारी है, रखरखाव है, ये सब जो है किसानों के द्वारा ही किया जाएगा। तो ये 2 करोड़ किसानों को पौधे दिए जाएंगे, मतलब 2-2 यानी लगभग 4 करोड़ पौधे वितरित किए जाएंगे। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। अगला फैक्ट देखते हैं। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के चिकित्सकों ने 2 दुर्लभ ब्लड ग्रुप की खोज की है। ये दुर्लभ ब्लड ग्रुप का क्या नाम है? एक का नाम है A3 और एक का नाम है AX। A3 और AX ये A जैसे ही ब्लड ग्रुप हैं लेकिन A से डिफरेंट हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने डॉक्टर राकेश कुमार बिसारिया द्वारा लिखित किस पुस्तक का लोकार्पण किया? तो पुस्तक और विशेषकर जिसका विमोचन राज्यपाल या मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो डॉक्टर राकेश कुमार बिसारिया द्वारा लिखी गई है लखनऊ मंडल में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। उत्तर प्रदेश में क्षय रोगियों यानी टीबी रोगियों की जांच के लिए पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम, जिसको RNTCP भी कहते हैं, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के अंतर्गत एक्टिव केस फाइंडिंग, हिंदी में क्या कहेंगे? सक्रिय खोज अभियान अभी चलाया गया था। ये सक्रिय खोज अभियान कब से कब तक चलाया गया? 10 से 22 जून तक ये चलाया गया। आगे उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्या सुमंगला योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो पहले इस योजना का नाम कन्या सुमंगला योजना था, अब इसमें आगे मुख्यमंत्री शब्द लग गया है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना किस विभाग के द्वारा संचालित हो रहा है? तो ये जो है समाज कल्याण विभाग की एक योजना है। किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा गरीब परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु के उपरांत दाह संस्कार हेतु तत्काल 5,000 उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा की गई है कि अगर किसी भी गरीब व्यक्ति के परिवार में कोई मृत्यु हो जाती है तो उसको तुरंत आर्थिक सहायता के रूप में दाह संस्कार हेतु
5,000 रुपये दिए जाएं और ये दिया जाएगा जो है जिलाधिकारी के माध्यम से। उत्तर प्रदेश में किसानों को खेती बाड़ी एवं तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराए जाने के लिए चल रहे द कार्यक्रम द मिलियन फार्मर्स स्कूल, जिसको हमने क्या कहा, किसान पाठशाला भी हिंदी में कहते हैं। इसका तीसरा संस्करण कब से प्रारंभ किया गया? तो जो इसका तीसरा संस्करण है वो 9 जून 2019 से प्रारंभ किया गया, जिसमें 10 लाख किसानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। लखनऊ के क्वीन मेरी हॉस्पिटल की चिकित्सक डॉक्टर रेखा सचान को किस अवार्ड से अभी हाल ही में किया गया सम्मानित? तो इस अवार्ड का नाम क्या है? EETCRS साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य देश में सबसे ज्यादा MBBS सीट वाला राज्य बन गया है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इस समय सबसे ज्यादा MBBS की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम यानी AES तथा जापानीज इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम JE जिसको कहते हैं, इसके लिए दस्तक अभियान का अगला चरण प्रारंभ किया है तथा ये किसकी सहायता से प्रारंभ किया गया? तो दस्तक अभियान का जो अगला चरण है वो 1 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रदेश में चलाया गया और ये किसके सहयोग से चलाया गया? यूनिसेफ के सहयोग से दस्तक अभियान जो है उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा टोल फ्री चीफ मिनिस्टर हेल्पलाइन नंबर कौन सी जारी की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इसको जारी किया गया है। इस टोल फ्री नंबर पर यानी 1076 पर सीधे जो है आप अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं, जिसकी हर लेवल पर मॉनिटरिंग की जाएगी। नीति आयोग की रिपोर्ट हेल्थ इंडेक्स 2019 में उत्तर प्रदेश को बड़े राज्यों के वर्ग में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो अभी जो नीति आयोग ने हेल्थ इंडेक्स 2019 जारी किया था उसमें बड़े राज्यों में सबसे अंतिम स्थान यानी अंतिम 21वां स्थान उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है, जो उत्तर प्रदेश की जो है चिकित्सा व्यवस्था के लिए जो है एक अच्छा संकेत नहीं है। किस राज्य में वाहनों के नंबर को भी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की तरह बदला जा सकेगा? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि जिस तरह से मोबाइल में आप नंबर की पोर्टेबिलिटी करते हैं उसी तरह आप अपने वाहनों के नंबर की भी पोर्टेबिलिटी कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश के विभिन्न महानगरों में मेट्रो ट्रेन परियोजनाओं हेतु कैबिनेट ने किसको मंजूरी प्रदान की है? तो जैसे अभी लखनऊ मेट्रो है, कानपुर मेट्रो आ जाएगी या वाराणसी मेट्रो आ जाएगी, तो ये अलग अलग मेट्रो कारपोरेशन ना बनके उत्तर प्रदेश का एक सिंगल जो है सेंट्रलाइज मेट्रो कारपोरेशन कौन सा बनेगा? उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन। इसकी स्थापना को अभी हाल ही में कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है। नोएडा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है जिसका निर्माण गौतम बुद्ध नगर के निकट यानी नोएडा के निकट जेवर नामक जगह पर किया जा रहा है। नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद का नाम बदल दिया गया है। इसका नाम क्या कर दिया गया है? तो नरेंद्र देव के आगे आचार्य लगा दिया गया है सम्मानित करने के लिए और अयोध्या कर दिया गया है फैजाबाद की जगह, क्योंकि फैजाबाद जिले का नाम बदला जा चुका है तो इसका नाम भी फैजाबाद से अयोध्या कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति NK मित्तल, ये राज्य विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भीड़ हिंसा जिसको मॉब लीचिंग कहते हैं, आजकल बहुत समाचारों में चर्चा में रहता है, इस तो मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था जिसको सुझाव देना था कि कौन सा कानून बनाया जाए और किस प्रकार का कानून बनाया जाए। तो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की। उसने क्या कहा? उसने कहा उत्तर प्रदेश कॉम्बैटिंग ऑफ मॉब लीचिंग एक्ट ये बनाया जाए और इसमें क्या क्या होना चाहिए वो पूरा उसने अपनी रिपोर्ट में दिया है, जिस पे जो है काम हो रहा है। तो जल्दी ही जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो है इस विधेयक को पास कर सकती है। ऐतिहासिक और देश की इकलौते एंटी क्लॉकवाइज रेस कोर्स, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज रेस कोर्स पूरे देश में कोई नहीं है, ये कहाँ पर था? लखनऊ में था। लखनऊ का ये एंटी क्लॉकवाइज जो है रेस कोर्स बंद कर दिया गया है।
इसको 1764 में नवाब शुजाउद्दौला ने अंग्रेजों से जंग हारने के बाद एक समझौते के तहत अंग्रेजों के लिए बनवाया था। तो इसको जो है अत्यधिक घाटे में जाने के कारण जो है कर्ज वगैरह की स्थिति के कारण इसको अभी हाल ही में बंद कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला मोबाइल नशा मुक्ति केंद्र, तो इस समय जो है युवा पीढ़ी को ये भी एक बीमारी है मोबाइल, तो मोबाइल नशा मुक्ति केंद्र भी उत्तर प्रदेश में खुल गया, जो अपने आप में पहला नशा मुक्ति केंद्र है मोबाइल का। ये कहाँ पर खोला गया है? प्रयागराज में कॉल्विन हॉस्पिटल में। ये जो है पहला मोबाइल नशा मुक्ति केंद्र है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के किस व्यक्ति ने लगातार 124 घंटे पढ़ने का रिकॉर्ड बनाकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया? तो इस व्यक्ति का क्या नाम है? इन्होंने पहले पढ़ने के पढ़ाने के बहुत तरह के रिकॉर्ड बनाए हैं। यतीश कुमार जी ने जो है ये रिकॉर्ड बनाया है। ये लखीमपुर खीरी जिले के रहने वाले हैं। डिजिटल जिले में तब्दील होने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन सा होगा? तो पहला जिला जो उत्तर प्रदेश का डिजिटल जिला बनाया जाएगा वो अमेठी होगा, और ये लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2022 तक का। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले का कौन सा गांव देश का पहला डिजिटल पिंक गांव, याद रखिएगा, डिजिटल पिंक गांव होगा। तो ये कौन सा है? हंसुड़ी औसानपुर, ये सिद्धार्थनगर का है, जो देश का पहला डिजिटल पिंक विलेज होगा। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश का पहला डिजिटल गांव बनने वाला कौन सा है? तो जो पहला डिजिटल गांव बना था वो लखनऊ में है। लखनऊ के माल ब्लॉक में लतीफपुर गांव। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थान होगा जिसका कार्यालय यहाँ पर खुलेगा आगरा में। अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान आगरा में खुलेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सरोजिनी नगर में कितने फीट ऊंचे अशोक स्तंभ का निर्माण किया जा रहा है? तो ये अशोक स्तंभ जो है 50 फीट ऊंचा है। इसको किसकी सहायता से बनाया जा रहा है? तो इसको उत्तर प्रदेश सरकार सोसाइटी एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर की सहायता से मिलकर स्थापित कर रही है। खादी वस्त्रों व उत्पादों की गुणवत्ता व उत्पादन बढ़ाने के साथ ही साथ खादी को एक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बनाने का फैसला किस राज्य सरकार द्वारा लिया गया है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है। आगे देखते हैं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? न्यायमूर्ति गोविंद माथुर। हाल ही में रानी हो स्मारक का शिलान्यास कहाँ पर किया गया? तो ये रानी हो स्मारक कहाँ पर है? अयोध्या में। उत्तर प्रदेश के किस जिले को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत ISO 9001:2015 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा जिला हो जाएगा जिसको ISO 9001:2015 जो है स्वच्छता अभियान के अंतर्गत दिया जा रहा है। इटावा है ये, जो उत्तर प्रदेश में है, और ये इस तरह का देश का भी पहला जिला हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला मंडल जो खुले में शौच से मुक्त हुआ था, यानी ओपन डेफिकेशन फ्री हुआ था, वो था सहारनपुर मंडल। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा प्रदेश में 5 विचार कुंभ आयोजित किए जाएंगे। तो ये 5 विचार कुंभों में पहला कुंभ कौन सा है? पर्यावरण कुंभ। तो ये पर्यावरण कुंभ संपर्क कराने की जिम्मेदारी किसे प्रदान की गई है? काशी विद्यापीठ वाराणसी को ये पर्यावरण कुंभ का आयोजन करने की जिम्मेदारी दी गई है। मनरेगा के तहत राज्यवार रोजगार उपलब्ध कराने में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार का सृजन किया गया है उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश का इस मामले में प्रथम स्थान है। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए विशालतम इनक्यूबेटर की एक स्थापना की जा रही है उत्तर प्रदेश में ये स्टार्टअप इनक्यूबेटर की स्थापना कहां पर की जाएगी? तो ये लखनऊ में की जा रही है, उत्तर प्रदेश की राजधानी में, जहां पर स्टार्टअप्स को ग्रो करने के लिए सारी फैसिलिटीज उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश द्वारा मथुरा जिले के 5 स्थलों को, जो वहां के 5 पवित्र तीर्थ स्थल हैं, उनको पवित्र तीर्थ घोषित किया गया है। अब ये जो पवित्र तीर्थ घोषित किया जाता है उसका क्या मतलब होता है?
तो उससे जो है उस क्षेत्र में कुछ रिस्ट्रिक्शन शुरू हो जाती हैं, जैसे कि वहाँ मांस बिक्री नहीं हो सकती है, वहाँ पर शराब की बिक्री नहीं हो सकती है, और बाकी इसी तरह के कुछ और प्रतिबंध हैं जो पवित्र घोषित पवित्र तीर्थ स्थल में लागू किए जाते हैं। तो ये पांचों तीर्थ स्थल कौन से हैं? गोवर्धन, राधाकुंड, नंदगांव, गोकुल और बलदेव क्षेत्र। इनको जो है वहाँ पर पवित्र तीर्थ स्थल का दर्जा दिया गया है। देश में पंजाब के बाद स्थानीयकृत ऑनलाइन आपराधिक डेटाबेस तैयार करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो स्थानीयकृत आपराधिक डेटाबेस तैयार करने के मामले में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा अलकनंदा क्रूज का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो इस उद्घाटन में जो है प्रधानमंत्री भी आए थे। तो ये अलकनंदा क्रूज जो है वाराणसी में गंगा नदी पर खिड़किया घाट के पास इसका उद्घाटन किया गया था। उत्तर प्रदेश में रक्षा औद्योगिक गलियारा यानी इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉरिडोर, इसकी बहुत चर्चा है और इसमें बहुत भारी मात्रा में निवेश किया जा रहा है बहुत सारी डिफेंस कंपनीज के द्वारा देश विदेश की। तो इसमें उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो अब तक 6 जिलों को शामिल किया गया है। इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। अलीगढ़, कानपुर, आगरा, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट, इन 6 जिलों को अभी तक डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत शामिल किया गया है। सोलर ऊर्जा लैंप योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो ये जो सोलर ऊर्जा लैंप योजना है उत्तर प्रदेश में लखनऊ जिले की बेटी गांव से इसका शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले आई बैंक, यानी पहला जो है आंखों का जो बैंक है आई बैंक, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। तो किस जिले में लोकार्पण किया गया? गोरखपुर में जो है पहला पूर्वी उत्तर प्रदेश का आई बैंक स्थापित हो रहा है। बायो तकनीक के सहयोग से बासमती धान पर अनुसंधान हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहां की जा रही? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बायो तकनीक के सहयोग से बासमती धान पर अनुसंधान हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न, गेहूं तथा सब्जी पर अनुसंधान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां स्थापित होगा? तो ये गेहूं और सब्जी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु उत्तर प्रदेश में कहां पर यूपी नेडा आप जानते हैं ऊर्जा के क्षेत्र की जो है एक संस्था है, यूपी नेडा ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का निर्माण कहां पर किया जा रहा है? तो ये ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। ग्रीन एनर्जी का आप अर्थ समझते ही हैं कि स्वच्छ ईंधन, जहां स्वच्छ ऊर्जा जैसे प्राप्त हो सके, तो उसके लिए सबसे जो है आसान तरीका और सबसे पॉपुलर तरीका कौन सा है? सोलर एनर्जी। देश में पहली बार कृत्रिम वर्षा यानी आर्टिफिशियल रेन कहां पर कराई जा रही है? तो ये कराई जाएगी बुंदेलखंड एवं विंध्य क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में। और इसमें एक चीज और नोट कर लीजिएगा जो यहां नहीं लिखा हुआ है, ये आईआईटी कानपुर के जो सहयोग से ये वर्षा कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश में हॉट कुक्ड फूड योजना को किस परियोजना के साथ जोड़ दिया गया है? तो हॉट कुक्ड परियोजना जो पहले से चलती थी उसको मिड डे मील योजना के साथ जो है जोड़ दिया गया है। उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना एक जनपद एक उत्पाद में उत्पादों के उत्पादन में सबसे अच्छा प्रदर्शन तथा प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? अति संभावित प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ओडीओपी में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? मैनपुरी। शहर की सुविधाओं और संसाधनों को स्मार्ट बनाने तथा उसकी मॉनिटरिंग के लिए एक इंटीग्रेटेड स्मार्ट सिटी कंट्रोल सेंटर, क्या इंटीग्रेटेड स्मार्ट सिटी कंट्रोल सेंटर कहां पर स्थापित होगा? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अफगानिस्तान प्रीमियर क्रिकेट लीग का पहला सीजन कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो ये भारत में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी, जिसका पुराना नाम इकाना स्टेडियम है, तो अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम लखनऊ में अफगानिस्तान प्रीमियर लीग का पहला सीजन का क्रिकेट मैच खेला जाएगा।
उत्तर प्रदेश की पहली महिला मॉडल सिटी कौन सी होगी? तो पहली जो है मॉडल सिटी जो है उत्तर प्रदेश की नई काशी होगी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मॉडल सिटी नई काशी की कार्यकारी संस्था कौन है, यानी ये जो मॉडल सिटी स्थापित की जा रही है ये कौन बनाएगा? तो इसको वाराणसी विकास प्राधिकरण के द्वारा विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में प्रति जोड़ा की धनराशि बढ़ा दी गई है। पहले 31,000 रुपए दी जाती थी, अब ये राशि बढ़ाकर 51,000 रुपए उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने कर दिया है। यूनियन बजट यानी संघीय बजट 2019 में उत्तर प्रदेश के लिए कितना राज्यांश, क्योंकि सभी को जो है केंद्रीय बजट में सभी राज्यों के लिए अलग अलग राज्यांश दिया जाता है, तो उत्तर प्रदेश को कितना स्टेट शेयर प्राप्त हुआ है उस बजट में? 2.1 लाख करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के लिए केंद्रीय बजट 19-20 में आवंटित किया गया है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में हर घर नल मिशन योजना कितने समय में पूर्ण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है? तो हर घर जल या हर घर नल मिशन जो है इसको आगामी 2 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में रखा गया है। 11 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा मिड डे मील की तहत प्रदत्त 300 करोड़वीं थाली कहां पर परोसी? तो 2-3 फैक्ट इसमें इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज, मिड डे मील योजना जो है ये अक्षय पात्र फाउंडेशन के द्वारा पूरे देश में संचालित होती है और इसके तहत 300 करोड़वीं जो थाली परोसी गई वो उत्तर प्रदेश के वृंदावन स्थित चंद्रोदय मंदिर में, और ये परोसने का काम जो है स्वयं प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवान के परिजनों को किस राज्य सरकार ने 25-25 लाख की सहायता दी है? तो ये सहायता उत्तर प्रदेश ने दी है। उत्तर प्रदेश में रामायण सर्किट, रामायण सर्किट का मतलब रामायण यानी जो भगवान राम की कथा है उससे जुड़े हुए जितने भी ऐतिहासिक और तीर्थ स्थल है उनको आपस में एक पर्यटन की दृष्टि से सर्किट के रूप में डेवलप किया जा रहा है। तो उसमें से पहले 3 स्थान शामिल थे, कौन कौन से? अयोध्या, चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर। अब इसमें 2 स्थान और बढ़ा दिए गए हैं, यही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो इसमें विजयथुव महावीरन ये सुल्तानपुर में है और बिठूर, बिठूर कहां पर है? कानपुर में है। तो इन 2 स्थलों को रामायण सर्किट में ऐड कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं विशेष गुप्ता। उत्तर प्रदेश स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ किस जिले से किया गया? स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ फतेहपुर जिले से किया गया। क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहां की जा रही है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है सीधा सीधा। गाजीपुर में, गाजीपुर में क्षेत्रीय रेल संस्थान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि कुंभ का आयोजन कहां किया गया? तो ये कृषि कुंभ आयोजित हुआ था लखनऊ में। राष्ट्रीय आपदा जोखिम सूचकांक जारी हुआ था भारत सरकार के द्वारा, तो राष्ट्रीय आपदा जोखिम सूचकांक में उत्तर प्रदेश का स्थान कितना है? 3रा स्थान है। और प्रथम स्थान किसका है? महाराष्ट्र का। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नया नाम क्या है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर अटल बिहारी जी के नाम पर अटल पथ रख दिया गया है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? ये नोएडा में किया गया, यानी गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रसाद प्लस योजना, प्रसाद प्लस योजना क्या है? ये भारत सरकार की योजना है जो तीर्थ स्थलों को विकसित करने के लिए प्रारंभ की गई है। तो इसमें उत्तर प्रदेश के 3 तीर्थ स्थल कौन से शामिल हैं ये इंपॉर्टेंट है। वाराणसी, मथुरा और अयोध्या, इनको केंद्रीय प्रसाद प्लस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। कारोबारी सुगमता सूचकांक में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या आया? 12वां स्थान आया, और इसमें प्रथम स्थान किसका था? आंध्र प्रदेश का था। देश के पहले मोबाइल ओपन एक्सचेंज का शिलान्यास कहां पर किया गया? देश के पहले मोबाइल ओपन एक्सचेंज का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया गया। गीता रिविजिटेड प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका भी कुछ महीनों पहले लोकार्पण हुआ था।
तो ये पुस्तक उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, फिर अधीर पुस्तक के लेखक कौन है? तो फिर अधीर पुस्तक लिखी है इंदु प्रकाश एरन, जो कि पूर्व आईएएस हैं और उत्तर प्रदेश के एक आईएएस ऑफिसर रहे हैं। फरवरी 2019 को प्रस्तुत उत्तर प्रदेश के वार्षिक बजट 2019 का कुल आकार कितना था? इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। तो जो वार्षिक बजट 2019-20 का उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रस्तुत किया है उसका आकार है 4.79 लाख करोड़ रुपए। कितना? 4.79 लाख करोड़ रुपए। अब इसी बजट में 2018-19 से यानी पिछले बजट से कितने परसेंट की बढ़ोतरी की गई? 12% की बढ़ोतरी की गई। राजकोषीय घाटा इसमें कितना अनुमानित है 19-20 में? जीडीपी का 2.97% राजकोषीय घाटा अनुमानित है। अटल सुशासन पीठ की स्थापना कहां की जाएगी? ये अभी हाल ही में सरकार ने निर्णय लिया है। अटल सुशासन पीठ की स्थापना लखनऊ विश्वविद्यालय में की जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में वैदिक विज्ञान केंद्र कहां पर स्थापित किया जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। वैदिक विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में। कन्या सुमंगला योजना, पिछले पार्ट में भी इसके बारे में मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में। कन्या सुमंगला योजना के लिए बजट में कितना धनराशि दिया गया है, कितना आवंटन किया गया है? 1200 करोड़। यानी जो है ये उत्तर प्रदेश की कुछ चुनिंदा टॉप 5 योजनाओं में शामिल है, क्योंकि इसके लिए 1200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। आयुष्मान भारत योजना उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रदेश का पहला लाभार्थी कौन बना था? तो जब आयुष्मान भारत योजना उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई थी शायद 24 फरवरी को, उसमें जो है रोहन राव, ये जो है बालक है जो कि गोरखपुर का है, ये पहला लाभार्थी था उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? अरविंद राजभर। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड के ये अध्यक्ष बनाए गए हैं। देश के प्रथम कौशल आधारित भारतीय संस्थान की स्थापना कहां की जा रही है? कौशल आधारित देश के प्रथम भारतीय संस्थान की स्थापना कानपुर में की जा रही है। किस देश के सहयोग से? सिंगापुर के सहयोग से यह स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश में इत्र एवं संग्रहालय स्थापित कहां किया जा रहा है? इत्र के लिए जो है कौन सा जिला मशहूर है? कन्नौज। तो कन्नौज में ही ये इत्र पार्क और संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। प्रदेश के सबसे बड़े गोबर गैस संयंत्र की स्थापना कहां की गई है? तो प्रदेश के सबसे बड़े गोबर गैस संयंत्र की स्थापना बरसाना मथुरा में की गई है। उत्तर प्रदेश का पहला रेशम अनुसंधान केंद्र कहां स्थापित होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, यह स्थापित होगा गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की टैगलाइन क्या है? आप अक्सर सुनते रहते होंगे, अखबारों में जो सरकार का विज्ञापन निकलता है उसमें भी पढ़ते रहे होंगे, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। ये क्या है? उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग की टैगलाइन है। भारतीय पाक संस्थान मतलब कुकरी इंस्टीट्यूट, इंडियन कुकरी इंस्टीट्यूट का शुभारंभ कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश में नोएडा में किया गया है। आगे देखते हैं, देश का पहला राजनीतिक प्रशिक्षण केंद्र, यानी वहां पर पॉलिटिकल जो है साइंस या पॉलिटिक्स में किस तरह से जाएं उसकी पूरी प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये पहला राजनीतिक प्रशिक्षण केंद्र होगा देश का, जो कि गाजियाबाद में स्थापित किया जा रहा है। देश का सबसे लंबा हिंडन एलिवेटेड रोड, ये हिंडन से ही आप समझ गए होंगे हिंडन कहां पर है। तो ये हिंडन एलिवेटेड रोड जो है, ये एलिवेशन का मतलब ही होता है कि किसी के ऊपर से जो है एलिवेट करके बनाई जा रही है। 10.30 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? गाजियाबाद में। और ये देश का सबसे लंबा जो है एलिवेटेड रोड है। देश के 10 शीर्ष राजस्व उत्पादक स्मारकों में कौन से उत्तर प्रदेश के शामिल हैं? तो देश के ऐसे 10 शीर्ष स्मारक जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देते हैं, सबसे ज्यादा कमाई देते हैं, वो उनमें जो है ताजमहल और आगरा का किला भी शामिल है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के IIT BHU
में स्थापित सुपर कंप्यूटर, क्या नाम है उसका, परम शिवाय। पिछले पार्ट में हम लोगों ने बात की थी। तो परम शिवाय की क्षमता कितनी है, क्वेश्चन आ सकता है। परम शिवाय की क्षमता 833 टेराफ्लॉप है, 833 टेराफ्लॉप। मान महल में वर्चुअल एक्सपीरियंशियल म्यूजियम का उद्घाटन कहां पर किया गया, वाराणसी के पास, जो दशाश्वमेध घाट के पास में ये मान महल है, और उसी में वर्चुअल एक्सपीरियंशियल म्यूजियम का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। अगला प्रश्न, ग्रेटर नोएडा में आयोजित तेल एवं गैस सम्मेलन प्रदर्शनी जिसका नाम क्या था, पेट्रोटेक 2019। तो पेट्रोटेक 2019 की थीम क्या थी, ये पूछा जा सकता है। शेपिंग द न्यू एनर्जी वर्ल्ड थ्रू इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन, ये जो है पेट्रोटेक 2019 की थीम थी। मेगा फूड पार्क का शिलान्यास कहां किया गया, मेगा फूड पार्क उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थापित किया जाएगा, जिसका शिलान्यास अभी हाल ही में किया गया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी महोत्सव वर्ष 2020 में कहां आयोजित होगा, तो पहला अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी महोत्सव मॉरिशस में आयोजित होगा, क्योंकि मॉरिशस में भोजपुरी भाषा बोलने वालों लोगों की संख्या बहुत है। गांधीवादी पुनरुत्थान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया, तो ये गांधीवादी पुनरुत्थान सम्मेलन का आयोजन प्रयागराज में किया गया था, जिसमें भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने जो है अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। आगरा में आयोजित इंडियन पेंट्स कांग्रेस, इंडियन पेंट्स कांग्रेस कहां आयोजित हुआ, पहला सवाल तो यही है, आगरा में आयोजित हुआ। इसकी थीम क्या थी, पेंट्स पर चर्चा नए आयाम, ये इसकी थीम थी। नोएडा में संपन्न हुई इंडस फूड मीट, इसका क्या नाम था, इंडस फूड मीट। इसका भागीदार राज्य कौन सा था, तो नोएडा यानी उत्तर प्रदेश में संपन्न हुई इंडस फूड मीट का भागीदार राज्य था उड़ीसा। फूलों के कई टन अपशिष्ट रिसाइल करके गंगा नदी में को साफ रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सम्मानित उत्तर प्रदेश का स्टार्टअप कौन सा है, तो ये स्टार्टअप है हेल्प अस ग्रीन। इसने क्या किया, जो फूल बहाए जाते हैं कई टन गंगा नदी में, उसको इकट्ठा करके उसको रिसाइकिल किया था, इसीलिए जो है यूएनओ द्वारा इस स्टार्टअप को अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। दुर्लभ 5 धारी वाली पाम गिलहरी, पाम गिलहरी को जो है साइंटिफिक नेम क्या है, फेनिम्बुलस पैंटिंटी, ये कहां पर अभी हाल ही में देखी गई, तो बहुत ही दुर्लभ है, और ये अभी हाल ही में जमानिया नामक स्थान है जौनपुर में, वहां पर ये देखी गई है। होम एक्सपो इंडिया 2019, ये कौन सा संस्करण था, उसका 8वां संस्करण था। ये कहां पर आयोजित हुआ, नोएडा में आयोजित हुआ। क्लाइमेट ट्रेंड्स द्वारा जारी एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2014 से 19 में विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में प्रथम स्थान किसको मिला, कानपुर। देखिए एयर क्वालिटी पर कई तरह की रिपोर्ट आती है प्रदूषण पर, कभी आपने दिल्ली को देखा होगा, कभी मुंबई को देखा होगा, तो हमेशा ये याद रखिएगा कि जारी करता कौन है, तो ये किसके द्वारा जारी की गई है, क्लाइमेट ट्रेंड्स द्वारा जारी गई एयर क्वालिटी रिपोर्ट में कानपुर जो है सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है भारत का, और वाराणसी का स्थान कौन सा है, तीसरा। तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश में ऊद बिलाव की गणना कहां पर की जा रही है, तो ये पहली बार ऊद बिलाव की गणना की जा रही है पीलीभीत टाइगर रिजर्व में। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है, तो जामिया मिलिया इस्लामिया की पहली महिला कुलपति हैं प्रोफेसर नजमा अख्तर। ई कचरे के मामले में तृतीय राज्य कौन सा है, ई वेस्ट या ई कचरा उसको कह लीजिए, इसमें उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है, और उत्तर प्रदेश में ई वेस्ट का उत्पादन कितना होता है, 10.1%। पहला राज्य इस मामले में कौन सा है, महाराष्ट्र है, जहां पर 19.8% जो है पूरे देश का ई कचरा उत्पादित होता है। हाथियों में गठिया, जोड़ों के दर्द, पैर की बीमारियों के उपचार के लिए देश का पहला विशेष हाइड्रोपैथी उपचार केंद्र कहां पर खोला जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो ये हाथियों के लिए जो हाइड्रोपैथी उपचार केंद्र या अस्पताल कह लीजिए, ये मथुरा में खोला जा रहा है। किस राज्य में घोड़ों की असाध्य बीमारी ग्लैंडर्स डिजीज या ग्लैंडर्स रोग के कारण जो है
इसकी पुष्टि हुई और 3 घोड़ों को जो है इच्छा मृत्यु दे दी गई उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जो जानवरों से होते हुए मनुष्यों तक पहुंचती है और बहुत तेजी से बढ़ती है, ग्लैंडर्स डिजीज। इसलिए उन घोड़ों को तुरंत जो है चिकित्सीय मौत दे दी गई। आगे चलते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI द्वारा उत्तर प्रदेश के किस स्थल को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित करने पर विचार किया जा रहा है? तो आप जानते हैं कि सिनौली नामक जो स्थान है बागपत में, वहाँ अभी खुदाई चल रही थी। वहाँ से प्राचीन जो है लकड़ी के रथ और बहुत सारे जो है पुरातात्विक जो है चीज़ें मिली हैं। तो सादिकपुर सिनौली क्षेत्र जो है इसके पुरातात्विक महत्व के कारण जो है इसको राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित करने पर जो है ASI विचार कर रहा है। ये जरूर याद रखिएगा कि ये कहाँ पर है, ये बागपत में है। उत्तर प्रदेश में खोजे गए नवीनतम हड़प्पा कालीन स्थल कौन से हैं? तो बड़गांव याद रख लीजिए, ये सहारनपुर में है। बड़ौत बागपत में है। मंडी मुजफ्फरनगर में है। और सनौली की एक और विशेषता याद आ गई, यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ से 125 कब्रें बरामद हुई हैं। तो ये माना जा रहा है कि जो हड़प्पा में जो है कब्रगाह मिली थी उससे भी बड़ी ये कब्रगाह है यहाँ पर। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान हेतु 19-20 हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? तो मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान जो मैंने आपको बताया था कि अगर आयुष्मान भारत योजना में कोई भी व्यक्ति किसी भी वजह से लाभार्थी नहीं बन सकता है, उसके क्राइटेरिया को नहीं फुलफिल कर रहा है, तो उसका इलाज मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत किया जा सकता है। और उसके लिए 111 करोड़ रुपए जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आवंटित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश पौधारोपण महाकुंभ 2019-20 में कितना पौधारोपण किया जाएगा? तो 22 करोड़ पौधों का लक्ष्य रखा गया है इस वर्ष। पिछले बार जो है 11 करोड़ पौधे यानी 2018 में लगाए गए थे। नवगठित पूर्वांचल तथा बुंदेलखंड विकास बोर्ड में 2 उपाध्यक्ष तथा 11 नामित सदस्य होंगे। और इसके अध्यक्ष कौन होंगे? इसके अध्यक्ष जो है मुख्यमंत्री होंगे। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कृषि बाजार जो ई-नाम योजना है, यानी जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, राष्ट्रीय कृषि बाजार या ई-नाम योजना के अंतर्गत कितनी मंडियां संचालित की जा रही हैं? तो उत्तर प्रदेश में 100 मंडियां जो है ई-नाम योजना के अंतर्गत संचालित हो रही हैं। कुंभ मेला 2019 में कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बने थे जिनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया गया है। वो कौन कौन से रिकॉर्ड हैं? सबसे लंबी बस परेड, इसकी क्या खासियत थी? 503 बसों को एक साथ एक के पीछे एक करके चलाया गया था और ये बसें 9 किलोमीटर की लंबाई तक लगातार एक के पीछे एक चली थीं। तो ये पहला हो गया। पेंट माई सिटी अभियान, वहां पर जो है पूरे शहर को भारतीय कलाकृतियों से सजाने के लिए पेंट माई सिटी अभियान चलाया गया था, जिसमें देश विदेश के बहुत सारे कलाकारों ने भाग लिया था। तो उसके कारण भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। और तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना कि इतना बड़ा वो महाकुंभ था, वहां पर सबसे ज्यादा लोगों द्वारा एक साथ सफाई करने का रिकॉर्ड बना। अगला, उत्तर प्रदेश में लोक कला साधकों को पेंशन दी जाती है, यानी जो किसी न किसी क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में कभी न कभी एक्टिव रहे होते हैं, तो इनको पेंशन मिलती थी पहले 2000, अब ये बढ़ाकर कर दी गई है 4000। उत्तर प्रदेश आधुनिकीकरण व सुदृढ़ीकरण आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं पूर्व DGP सुलखान सिंह। उत्तर प्रदेश विधानसभा की लोक लेखा समिति के सभापति कौन है? महबूब अली। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर उच्च शिक्षा, इन तीनों की अलग अलग भर्तियां की जाती थी। अब इनकी सारी भर्तियां एक साथ हों, उसके लिए एक नया आयोग बन रहा है। उस आयोग का क्या नाम है? उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग। अब यही जो है सारी जो है शिक्षा संबंधी भर्तियां उत्तर प्रदेश में करेगा। इस आयोग में एक अध्यक्ष होगा और उसके अतिरिक्त कितने सदस्य होंगे? तो अध्यक्ष के अलावा इसमें 14 अन्य सदस्य होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितनी अति पिछड़ी जातियों को अभी हाल ही में अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल कर लिया गया है? 17 जातियों को। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय बैडमिंटन कोच
पुलेला गोपीचंद को उत्तर प्रदेश की किस संस्था ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि अभी प्रदान की है? तो पुलेला गोपीचंद को आईआईटी कानपुर ने डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह के अनुचित प्रयोग पर कितने वर्षों का सजा का जुर्माना या प्रावधान हो सकता है? 2 वर्ष तक। तो उत्तर प्रदेश का जो प्रतीक चिन्ह है मछली वाला, अगर उसको कोई अनुचित तौर पर इस्तेमाल करता है, किताबों पे छापता है बिना परमिशन के, या कहीं भी उसका किसी तरह से यूज करता है अनऑथराइज्ड यूज, तो उसके लिए अब सजा का प्रावधान कर दिया गया है। 2 वर्ष की सजा उसमें हो सकती है। उत्तर प्रदेश में अभी अनुपूरक बजट जुलाई के लास्ट वीक में पारित किया गया है। तो इसका कुल कितना आकार है, इसकी धनराशि याद रख लीजिए, यही मुख्य इसका बिंदु है। 13,594.87 करोड़ रुपए जो है इसकी धनराशि है, यानी अनुपूरक बजट की। अगला, उत्तर प्रदेश में भोजपुरी महोत्सव 2019 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो 3 अगस्त को जो है आयोजन किया गया लखनऊ में। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, अयोध्या में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, मतलब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंची प्रतिमा बनाने के लिए उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने जो है प्रस्ताव पारित किया है। भगवान श्री राम की अयोध्या में प्रतिमा स्थापित होगी और इसकी जो प्रस्तावित ऊंचाई है वो कितनी है? 251 मीटर। तो ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा हो जाएगी अगर ये बन पाई तो। उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ पौधे कब रोके जाएंगे? तो पहले कहा गया था कि 15 अगस्त को जो है 22 करोड़ पौधारोपण किया जाएगा, लेकिन 15 अगस्त को ही रक्षाबंधन का त्यौहार होने के कारण सरकार ने अब इसको 9 अगस्त को जो है पौधारोपण के कार्यक्रम को प्रीपोन कर दिया है। द डिफेंस एक्सपो 2020, इसका आयोजन कहाँ होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि ये देश में जो है अलग अलग जगहों पे होता है। लखनऊ में अब तक कभी नहीं हुआ था, उत्तर प्रदेश में भी कभी नहीं हुआ था। तो द डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन लखनऊ में होगा 5 से 8 फरवरी 2020 में। किस राज्य सरकार द्वारा मिलावटी शराब बेचने पर राज्य में मतलब उनके विरुद्ध जो है रासुका के अंतर्गत कार्रवाई करने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में टीबी मरीजों के स्पुटम, क्योंकि टीबी का जो फेफड़े की टीबी होती है उसकी जांच के लिए बलगम का नमूना लिया जाता है, तो स्पुटम या बलगम के नमूनों का सैंपल कलेक्शन डाक विभाग के डाकियों द्वारा कराया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश में योजना चालू की जा रही है। नीति आयोग की हालिया रैंकिंग में आकांक्षात्मक जिलों की सूची में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कमिंग एग्जाम्स। तो ये प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश को, अभी हालिया रैंकिंग इसकी सुधर गई है, अब उत्तर प्रदेश को 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग में। और उत्तर प्रदेश के 8 जिले जो है शामिल हैं आकांक्षात्मक जिलों में। तो दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं। कितने जिले शामिल हैं? 8 जिले शामिल हैं। उत्तर प्रदेश को जो रिसेंट नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की है उसमें 6ठा स्थान मिला है। पहला अंतर्राष्ट्रीय शास्त्रार्थ महाकुंभ कहाँ आयोजित ये वाराणसी में आयोजित हुआ 12 से 14 जुलाई तक। अंतर्राष्ट्रीय शास्त्रार्थ महाकुंभ वाराणसी में आयोजित हुआ। उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? जगदीश मिश्रा उर्फ बाल्टी बाबा, इनको क्या बनाया गया है? उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष बनाया है। हाल ही में जारी अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है? आपने सारे प्रदेशों का टॉप और वो सब देख लिया। उत्तर प्रदेश में बाघ हैं 173, इसको याद रखिएगा। और पूरे भारत में कितने हैं? 2967, ये भी याद रखिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। आप आगे चलते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कितने स्कोर के साथ अचीवर स्टेट की सूची में उत्तर प्रदेश शामिल है? तो उत्तर प्रदेश को अचीवर स्टेट की सूची में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश का स्कोर कितना रहा है? 92.89%। बहुत ही रिसेंट रिपोर्ट है, ये जुलाई की ही है। उत्तर प्रदेश में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम किस स्थान पर बनाया जा रहा है? तो ये तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा गाजियाबाद में। पहले दो कौन से हैं?
कानपुर और लखनऊ, ये भी याद रखिएगा। भारतीय खेल प्राधिकरण राज्य का सबसे बड़ा कुश्ती का हॉल, कुश्ती के लिए इंडोर हॉल बना रहा है किस जगह पे? सरोजनी नगर, जो कि लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में फिल्म निर्माण की राह आसान करने हेतु कहां पर फिल्म प्रशिक्षण संस्थान बनाया जा रहा है? यानी उत्तर प्रदेश फिल्म प्रशिक्षण संस्थान कहां पर स्थापित हो रहा है? वाराणसी में इसका प्रस्ताव किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को लागू करने और लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने में भारत के किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश ने। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत सबसे ज्यादा लाभार्थी और सबसे ज्यादा पहले उसको लागू करने में। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 1.95 करोड़ लोगों को 31 मार्च 2019 तक उत्तर प्रदेश ने इस स्कीम के अंतर्गत बीमा प्रदान किया।